नमस्कार मित्रों। डॉल्फिन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, आज हम क्लास 10th एसएसटी के ज्योग्राफी पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत से क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको मिलेंगे, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ के जाएं, ध्यान से पढ़ के जाएं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से जैव संसाधन कौन सा है? जैव संसाधन, अजैव संसाधन, दो भागों में बांटा गया संसाधनों को। तो आपको बताना जैव संसाधन कौन सा है। ऑप्शन ए में है वनस्पति, मत्स्य जात, स में है अ व ब दोनों, द में है चट्टाने। अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो ध्यानपूर्वक करना होता है। जैसे आपसे पूछेंगे तो आप जल्दबाजी में लिख देंगे वनस्पति या मत्स्य जात। तो इसमें क्या है, मत्स्य जात भी है और वनस्पति भी है। तो आपका राइट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा स, यानी कि अ और ब दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, यानी कि फर्स्ट अर्थ समिट कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था, यह आपको बताना है। देखिए, इसमें ऑप्शन फर्स्ट में है जून 1998 में, जून 1980 में, और नेक्स्ट है स में जून 1992 में, और द में है मई 1980 में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्योंकि पृथ्वी सम्मेलन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था। और जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर काफ़ी डिस्कस हुई थी। तो महत्वपूर्ण है आपके लिए 1992 जो इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अपन, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि बाय होम द बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल रिटन। तो इसके राइटर कौन होंगे? अ के अंदर है न्यूटन, ब में है चर्क, स में है सुमेशर, और द में है नीरद सिंह चौधरी। सही आंसर होगा सुमेशर, जिसने ये पुस्तक लिखी थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति अधिनियम 1992 के द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वांछित है? यानी कि जो ये अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी भूमि है, इसमें पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए कितने प्रतिशत जो है आपको बताया है कि यहाँ पर वनस्पति होनी चाहिए। तो ऑप्शन है, ए के अंदर है 40%, बी में है या ब में है 38%, और स या सी में है 33%, द में है 15%। तो राइट क्या होगा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना है आपको। ये 33%, इसका ऑप्शन स राइट है। 33% भूमि पर वनस्पति होनी चाहिए ताकि पर्यावरण को संतुलित रखा जा सके, लेकिन इसकी तुलना में हमारे देश में वनस्पति का जो प्रतिशत है बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कहते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न है। देखिए, फर्स्ट है, इसमें लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? बताना आपको ये नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है। आपने पढ़ा होगा नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल, और अनवीकरणीय मीन्स रिन्यूएबल। जिनको हम कर सकते हैं पुनः सर्जित, उनको कहते हैं रिन्यूएबल, और जिनको नहीं कर सकते वो है नॉन रिन्यूएबल। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से संसाधन है। तो लो अयस्क हम पुनः सर्जित नहीं कर सकते, यह रिसाइकल तो हो सकता है, लेकिन हम चाहें उसको क्रिएट करना, जिस प्रोसेस से क्रिएट हुआ है वो जो प्रोसेस है हम चाहें बनाना तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक ऐसा संसाधन है अनवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज भागने वाला स्तनधारी प्राणी कौन सा है? यानी कि दुनिया में सबसे तेज भागने वाला प्राणी जो स्तनधारी है वो है आपके चीता, टाइगर, जिसका स्पीड है 112 किलोमीटर से अधिक प्रति आवर। बहुत तेजी से भागता है, बहुत ही फुर्तीला
ये जानवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? यानी कि भारत के अंदर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जो अधिनियम बनाया था उसको इम्प्लीमेंट कब किया था? तो व्हेन वाज इम्प्लीमेंटेड द एक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ? दिस वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। 1972 में इसको इम्प्लीमेंट किया था या लागू किया गया था। नेक्स्ट है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, यानी कि वेयर इज एस्टेब्लिश्ड कार्बेट नेशनल पार्क? तो ये होगा आपका उत्तरांचल में। देखिए उत्तरांचल जो कि जम्मू से हिमाचल आता है, हिमाचल के बाद उत्तरांचल या उत्तराखंड आता है, जहां पर ये नेशनल पार्क स्थित है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विश्व में जल के कुल आयत का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? देखो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दुनिया में हम कहते हैं कि पृथ्वी पर 71% जल है लगभग, और 29% के लगभग भूमि है। तो ये प्रतिशत देखने पे तो ऐसा लगता है कि जल की कोई कमी नहीं है, फिर भी हम जल दुर्लभता से वाकिफ हैं, जल दुर्लभता का हम सामना कर रहे हैं, और भविष्यवाणी की जा रही कि आने वाले समय में जल की बड़ी किल्लत हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो 71% जल है उसका 97% जल जो साल्ट है, उसके अंदर नमक है, नमकीय जल है, लवणीय जल है, जिसमें बहुत ज़्यादा नमक की मात्रा है जो हमारे पीने और कृषि के कार्यों के अंदर प्रयुक्त नहीं हो पा रहा है, और उनका परसेंटेज है 97, और 3% है उसमें भी भूमिगत जल है, सरफेस जल है, वर्षा जल, ये जो अन्य स्रोतों के जल है उनमें भी बहुत कम परसेंटेज है जो कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता है, लगभग 1% के लगभग है। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए सरदार सरोवर बांध के संबंध में नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चला था और महत्वपूर्ण है ये। तो ऐसे में सरदार सरोवर बांध आपके मैप में भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीएल तथा एपीएल का पूर्ण रूप या विस्तारित नाम क्या है? देखिए एपीएल यानी कि एबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है, और बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। तो ये राशन कार्ड भी इनके अलग अलग होते हैं, उनके कलर अलग होते हैं, और उनको विशेष सुविधाएं मिलती हैं जिनको अपन बोलते हैं भाई ये चयनित में है, यानी कि इनको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती है बीपीएल के लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1997 में 1917 में चंपारण आंदोलन किस राज्य में हुआ था? ये देखो चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी ने अपने जीवन के भारत में आने के बाद में जो आंदोलन की शुरुआत की थी, उनमें चंपारण आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो कि बिहार राज्य में स्थित था। बिहार ऊपर जो है नेपाल के पास में, वो चंपारण है। चंपारण गांव से यहाँ इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इम्पोर्टेंट है, चंपारण के लोगों के साथ में, किसानों के साथ में जो अन्याय हो रहा था, महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक तरीके से उनका साथ दिया और आंदोलन में उनको सफलता मिली अपनी मांग मनवाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क कौन सा है? देखिए खनिजों से संबंधित जो चैप्टर है उसमें से मैप भी आएगा, महत्वपूर्ण रूप से आप ध्यान रखें। और ये आता है आपके सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क, इसमें एंथ्रेसाइट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर लौह अयस्क पेटी किन राज्यों के अंतर्गत स्थित है? तो ये आपके विशेष रूप से ध्यान रखना, महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ वगैरह यहाँ विशेष रूप से। नेक्स्ट है आपके, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? ये आपके मिलती है उड़ीसा में। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाई जाती है। देखिए ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य, और यहाँ जो बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पर बहुत से खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बैल और सैल का विस्तारित या पूर्ण रूप लिखिए।
बेल और सेल दो संस्थाएं हैं, तो आपको ध्यान रखना भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, इनका ध्यान रखना। आपका क्वेश्चन बन सकता है, बुक में दिया हुआ है, इसका डिटेल भी दिया हुआ है और शॉर्ट फॉर्म भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सन 1904 में पहले सीमेंट उद्योग कहाँ लगाया गया था? यानी कि सबसे पहला सीमेंट उद्योग 1904 में लगाया गया था। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत में पहला सीमेंट उद्योग कब लगाया? 1904 में। कहाँ लगाया? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन का निर्माण कब किया गया? सीमा सड़क संगठन जो है सड़कों के निर्माण के संबंध में, इसका 1960 के अंदर स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव किसके अधीन होता है? तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का, राज्य मार्गों का और स्थानीय मार्गों का, जिला मार्गों का जो जिम्मेदारी होती है किसकी होती है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की होती है। नेक्स्ट है, भारत का समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? जो भारत की समुद्री तट रेखा है उसकी कुल लंबाई बतानी है आपको। कुल लंबाई कितनी होगी? 7516.6। तो 7516 याद रखना, पॉइंट से। नेक्स्ट आता है, मारम गोवा बंदरगाह जो कि गोवा में स्थित है, मुख्यतः किस उत्पाद के निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इम्पोर्टेंट है, ये मारम गोवा, ये गोवा में है, या मारम गोवा, गो ओ भी है इसका नाम। तो आपको याद रखना है कि मारम गोवा बंदरगाह गोवा में है और यहाँ से लो इसका बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। हमारे देश यानी भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त यातायात का संसाधन है, लेकिन महंगा और त्वरित संसाधन है। तो इसके लिए वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वो है आज़ादी के बाद में 1953 में। 1952 में आम चुनाव हुए थे और निर्वाचित सरकार बन गई थी। उसके बाद में निर्वाचित सरकार ने इस प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दिया था। नेक्स्ट है, कौन से नगर पूर्व से पश्चिम सड़क गलियारे को जोड़ते हैं? देखो मैंने कहा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये जो जोड़ते हैं पूरे देश को, और एक जो रिंग रोड है, तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि पूछा है पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व में सलीचर है और पश्चिम में पोरबंदर गुजरात, तो आपको ध्यान रखना है। और यदि उत्तर और दक्षिण पूछे तो उत्तर में कश्मीर और उधर कन्याकुमारी साउथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन पर टिप्पणी लिखिए। यानी रियो डी पृथ्वी सम्मेलन क्या था, क्यों आयोजित किया गया था, किन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्या डिसीजन लिया था? तो आपसे पूछ सकते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रियो डी जेनेरो समिट या कॉन्फ्रेंस। तो in this conference more than 100 heads of countries participated and there was discussed different types of issues। तो बहुत से विषयों पर हुआ, मेनली जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय विकास पर विस्तृत चर्चा हुई थी। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और इसी में एजेंडा 21 तय किया गया था। तो एजेंडा 21 क्या था कि प्रत्येक देश अपने देश में जाकर के लोकल लेवल पर पर्यावरण संरक्षण के लिए नीतियां बनाएंगे और इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। क्लासिफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, पूछ सकते हैं आपको। इसमें भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इनका डिटेल बताना, आपको एग्जाम्पल भी देना है। जैविक, अजैविक, लिविंग और नॉन लिविंग। जैविक या लिविंग में क्या क्या आता है? वनस्पति है, मनुष्य जात है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ है। और अजैविक के अंदर जो आपके सारे मिनरल्स वगैरह हैं वो आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश भारत में भू उपयोग के प्रारूप को समझाना है। तो भू उपयोग का प्रारूप क्या है, किस प्रकार से जमीन का वर्गीकरण किया जाता है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस कैलकुलेट की जाती है, उसके बाद में किस प्रकार से प्लानिंग की जाती है और उसके बाद में उनका उपभोग किया जाता है। तो इसमें आपको डिटेल से समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हिमालयन योग क्यों उपयोगी है, यह संकट में क्यों है? देखिए आपके यदि इसमें अभी ये टॉपिक शायद कट गया होगा, फिर भी यदि कई बार ऐसा होता है तो आ जाए, तो हिमालयन योग
एक महत्वपूर्ण पौधा है जिसका जो जूस होता है उससे जो कैंसर असाध्य रोग माना जाता है, इसके इलाज के संबंध में कुछ जो मेडिसिन बनती है और इसका ज़्यादा उपयोग से ये खतरे में है। नेक्स्ट है जैव विविधता क्या है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, यह मानव जीवन के लिए कैसे उपयोगी है, हाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। आपको इसके बारे में डिटेल से डिस्क्रिप्शन करना है। जैव विविधता है क्या, एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा क्वेश्चन आ सकता है। फिर ये भी आ सकता है कि जैव विविधता का अर्थ लिखते हुए मानव जीवन के लिए इसका उपयोग है, इसका महत्व बताइए, तो आपसे पूछ सकते हैं। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है इनका कि किस प्रकार से ये उपयोगी है और कैसे मानव जीवन के लिए इनका, आज भी हम कहें कि ये विभिन्न प्रकार की जो औषधियों का निर्माण किया जाता है, इनमें जैव विविधता का और मनुष्य के अस्तित्व को बचाए रखने और मानव की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जैव विविधता अति महत्वपूर्ण है। तो आपको इनके बारे में, उपयोग के बारे में पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से मानव के लिए उपयोगी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जल दुर्लभता क्या है। जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि 71% पर जो पृथ्वी है उस पर जल है, बावजूद इसके जल का अभाव होना बहुत बड़ी एक समस्या है। क्यों? क्योंकि हमारा उपलब्ध जल 71% का 90% जल किस रूप में है, आइस सॉल्टी वाटर है या नमकीन का जल है, समुद्रों में पाया जाने वाला है। और इसलिए जहाँ जल की कमी है उसको जल दुर्लभता कहते हैं। इसके आपको कारण लिखने हैं कि किस प्रकार से वहाँ वर्षा कम होती है या जो जलीय स्रोत है उनका अभाव है, या भूमिगत जल किस प्रकार से सीमित होता जा रहा है, डार्क जोन से बहुत सारे एरिया डिक्लेयर किए जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। नेक्स्ट अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, इसके क्या लाभ हैं। पूछ सकते हैं व्हाट इज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, और पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। और ये भी बन सकता है कि व्हाई द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर बीइंग ओपोज्ड, उनका प्रोटेस्ट करते हैं बहुत सारे लोग। तो बहुउद्देशीय परियोजना ऐसी परियोजना जिनमें एक साथ बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति होती है, मछली पालन है, पर्यटन है और बिजली उत्पादन है, यानी कि जैसे कि बहुत सारे एक साथ उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है, और बाढ़ को रोकना है, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाना है, तो बहुत सारे उद्देश्य एक ही परियोजना से हो रहे हैं। तो उद्देश्य तो बहुत से हैं, परियोजना एक है, तो इससे लाभ बहुत सारे होते हैं। पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। कृषि के लिए भूमि, जो कृषि के लिए जल उपलब्ध होता है, बिजली उत्पादन से उद्योगों और कृषि के लिए बिजली एनर्जी मिलती है। तो इसके अलावा मनोरंजन के साधनों का विकास होता है। तो इनके लाभ भी हैं, लेकिन हर एक जो योजना होती है उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। बड़ी परियोजनाओं के कभी टूट जाने से, बांध के टूट जाने से जो दायरा है पूरा भूमि का, वो गांव बसावट है, वो बाढ़ के प्रकोप से नष्ट हो सकती है। साथ ही जहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं बड़े लेवल पर ज़मीन कवर की जाती है, जहाँ से वनस्पति और जो जीव होते हैं वो उनके दायरे में आ जाते हैं। फिर जहाँ पर ये बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं वहाँ से फिर बस्तियों को विस्थापित होना पड़ता है। तो बड़े प्रोजेक्ट के नुकसान भी हैं, इसलिए इनका प्रोटेस्ट भी होता है। बहुत सारे पर्यावरणविद इनका प्रोटेस्ट भी करते हैं कि बड़े बांधों के स्थान पर छोटे बांध बनाकर इस प्रकार लाभ पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, गहन जीविका कृषि किसे कहते हैं। देखिए कृषि के प्रकार जो है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, भूमि कम होती जा रही है, आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है, ऐसे में कम भूमि पर आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग करके, आधुनिकतम बीज और खाद और तकनीक का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद करने की जो प्रक्रिया है उसको गहन कृषि कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सरकार के द्वारा किसानों के हितों में किए गए संस्थागत सुधारों का उल्लेख कीजिए। सरकार ने किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में बहुत सारा प्रयास किया था, और 1966 में हरित क्रांति हुई थी, उससे भी उत्पादन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा था। इसके साथ ही दो काश्तकारी अधिनियम के द्वारा जो जिन पर जो जमीन पर खेत पर काम करते थे उन्हीं जोतदारों को ज़मीन के पट्टे दिए गए, उनका मालिकाना हक दिया गया, ये भी सुधार है। इसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी अभी आंदोलन चल रहा है, आपने देखा होगा, बता रहे हैं कि किसान इसके लिए एमएसपी और कुछ दूसरी मांगे हैं वो डिसाइड करने के लिए
सरकार पर दबाव बना रहे हैं और दिल्ली के बॉर्डर को घेर रखा है। तो इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। ये काफ़ी ज्वलंत क्वेश्चन भी है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। लंबे टाइम से ये एमएसपी की गारंटी के लिए प्रयास चल रहा है। तो ये क्या है एमएसपी? तो इसमें आपके प्रश्न बन सकता है भाई किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कौन से प्रयास किया जा रहा है, उन्हीं में से एक एमएसपी भी है। नेक्स्ट है मैग्नीज का उपयोग लिखिए। मैग्नीज क्या काम आता है, इसके उपयोग के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कोयले के वितरण को समझें। ये बड़े प्रश्नों में से आ सकते हैं क्योंकि इसमें से एक आपके निबंधात्मक प्रश्न बनाएगा इस चैप्टर में से, खनिजों वाले में से, और मैप में भी आएगा। अच्छे से देख के जाना है आपको कोयले के वितरण को, यानी कोयला कहाँ कहाँ। अब पहले प्रश्न को अच्छे से समझना चाहिए। कई बार ऐसा होता है प्रश्न को नहीं समझ पाते हैं, उत्तर बहुत बढ़िया लिखा जाता है लेकिन जिस प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता थी वो नहीं लिख करके अन्य अन्य प्रश्न का उत्तर लिख दिया जाता है, तो उसमें मार्क्स नहीं मिल सकते। आपको जो पूछा है उसी का आंसर लिखना है। कोयले का वितरण यानी कि कोयला कहाँ कहाँ विद्यमान है भारत में। नेक्स्ट है भारत में सौर ऊर्जा के भविष्य पर टिप्पणी लिखिए। जैसा हम देख रहे हैं कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज या नवीकरणीय संसाधन हैं उनमें सौर ऊर्जा बहुत ही पर्यावरण फ्रेंडली है, यानी कि एनवायरनमेंट, इससे पोल्यूशन नहीं होता है, एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं होता है। साथ ही ये जो ऊर्जा है लंबे समय तक चलती रहेगी, जब तक कि ये सृष्टि चलती रहेगी। तो सौर ऊर्जा किस प्रकार हमारे देश में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों है, किस प्रकार यहाँ सूर्य कहाँ चमकता रहता है जहाँ सोलर एनर्जी हम प्राप्त करते रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है भारत में औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण क्यों हो रहा है, इसके कारण लिखने हैं और रोकथाम के उपाय लिखने हैं। यानी कि अपन देख रहे हैं कि औद्योगिक प्रदूषण जैसे जैसे उद्योग बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हवा का जो गुणवत्ता है वो कम होती जा रही है, और उद्योगों से निकलने वाला जो कई बार जो रासायनिक जल होता है वो नदियों में या जलाशयों में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो ऐसे में जब ये आगे ज़मीन पर जाता है पानी, तो भूमि प्रदूषण भी होता है। भूमि में क्षारीयता और एसिडिक तत्व हैं बढ़ते जाते हैं, जिसकी उसकी प्राकृतिक उपजाऊपन होता है, उर्वरकता होती है, फर्टिलिटी होती है, रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट कि अब क्या करें कि पर्यावरण जो निम्नीकरण या जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है इसको अपन रोक कैसे सकते हैं, क्या प्रयास किए जाने चाहिए, व्हाट स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू स्टॉप और सीज द एनवायरनमेंट और डिग्रेडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा और अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। जैसा अपन ने पढ़ा किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए परिवहन और संचार के साधन बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। जैसा अपन ने पहले पढ़ा कि भारत के अंदर जैसे जैसे परिवहन के साधनों का विकास हुआ, संचार का विकास हुआ, वैसे वैसे भारतीयों में यूनिटी एस्टेब्लिश होने लगी, उनको अपने अधिकारों का पता चलने लगा। तो ठीक इसी प्रकार से आंदोलन हुए और क्रांति से देश आज़ाद हो गया। अब हम कहेंगे किसी भी आज़ाद देश में भी परिवहन और संचार के साधनों का बड़ा महत्व होता है। तो किस प्रकार से विकास में और देश को जोड़ने में परिवहन के साधन महत्वपूर्ण हैं, कृषि के विकास में, उद्योगों के विकास में, साथ ही संचार के साधन किस प्रकार आज देश की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुरक्षा में एक बड़ी भूमिका किस प्रकार से निभा रहे हैं। तो इसी के कारण इनको किसी देश की जीवन रेखा या अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो आपको इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ करके लिखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। भारतीय कृषि आज हम देख रहे हैं भारत लगातार विभिन्न खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। पहले हमें आयात करना पड़ता था खाद्यान्न और बहुत बड़ी राशि हमें खर्च करनी पड़ती थी। जैसे 1966-67 के अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति प्रारंभ की गई। बड़े लेवल पे खाद, बीज, उर्वरक आधुनिक तकनीक के माध्यम से उत्पादन किया जाने लगा और सरकार ने किसानों को मोटिवेट करने के लिए एमएसपी स्टार्ट की थी। उस समय जो आज आंदोलन चल रहा है एमएसपी के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करे किसान ताकि हमारा देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन जाए। आज जब हमारा देश आत्मनिर्भर बन चुका है तो ऐसे में हालांकि एमएसपी उस एंगल से देखे तो उतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आज किसानों की स्थिति को देखते हुए वास्तव में एमएसपी से किसान सुरक्षित हो सकते हैं, क्योंकि किसान एक ऐसा वर्ग है जो कि मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके
ईमानदारी से अपना और देश का पेट पालते हैं। तो ऐसे में उनका मेहनताना उनको मिलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है बफर उत्पादन होता है और उससे कई बार लागत मूल्य भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में किसानों का टूटना स्वाभाविक होता है। किसान टूट जाते हैं क्योंकि वो कर्ज जो लेते हैं उत्पादन के लिए वो चुका नहीं पाते हैं। और साथ ही आगे जो कौन सी फसल के दाम बढ़ेंगे घटेंगे, अनिश्चितता के कारण वो कौन सी फसल लगाए अब की बार नेक्स्ट टाइम और कौन सी नहीं लगाए, असमंजस रहता है। वरना एमएसपी की गारंटी हो और निर्धारित कर दी जाए रेट की कोई भी नहीं खरीदेगा तो सरकार इतने मूल्य में खरीदेगी। इससे किसान आश्वस्त हो जाते हैं और किसानों को नुकसान नहीं होता। तो किसान सशक्त हो सकता है और विकास हो सकता है किसान का, जिससे देश का विकास हो सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भारत पर कृषि जो है उसमें दुनिया के अंदर जो व्यवस्थाएं जुड़ रही हैं, वैश्वीकरण हो रहा है, उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। नेगेटिव भी पड़ रहा है और पॉजिटिव भी पड़ रहा है। क्योंकि दुनिया के देश भारत पर दबाव बना रहे हैं कि आप कृषि में कम से कम सपोर्ट और आप इनको संबल दो, इनको खुद को आत्मनिर्भर होने दो, ताकि हमारा जो उत्पाद है कृषि का, यानी विदेशी जो विकसित देश है उनका उत्पाद भारत के अंदर बिक सके। लेकिन अभी हमारी कृषि को विकसित करने में देश की सरकार के द्वारा इनको सपोर्ट दिया जाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस संबंध में आपको बताना है वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कई बार होता है कि वैश्वीकरण की वजह से फसलों के दाम घट जाते हैं, बाहरी उत्पाद आ जाता है। दूसरी बात ये भी है कि हमारे देश से हम बाहर जाते हैं, भेजते हैं उत्पाद, निर्यात करते हैं, तो इसका पॉजिटिव प्रभाव भी होता है, सकारात्मक भी होता है। नेक्स्ट है चावल अथवा चाय की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है जलवायु है, वर्षा है, मिट्टी है और इनके उत्पादन से संबंधित क्षेत्र वगैरह आप अच्छे से मेन इनके लिए आपको भौगोलिक परिस्थितियाँ बतानी है, किस प्रकार की ज़मीन, किस प्रकार की जलवायु, किस प्रकार की वर्षा